हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री। आज उसका पार्ट 16 है। अपन ने कल पार्ट 15 तक कहाँ तक किया था? समरूपता, सर्वांग समता तक किया था, कॉन्ग्रुएंसी तक किया था, है ना? शायद हाँ, कॉन्ग्रुएंसी तक किया था। आज अपन पढ़ेंगे सिमिलैरिटी यानी समरूपता। पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराऊंगा सर्वांग समता का, फिर अपन पढ़ेंगे समरूपता। क्यों करूंगा मैं ऐसा? क्योंकि आपको समरूपता और सर्वांग समता में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, है ना, कि क्या होती है सर्वांग समता और क्या होती है समरूपता, यानी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा कि ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं, कल का एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए कि सर्वांग समता मैंने क्या बताई थी आपको, कि अगर मान लो कि ये दो ट्राइंगल हैं, इस तरह से छोटे छोटे ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और अगर जैसे ही मैंने ये सर्वांग सम किया, कोई भी तीन चीजें बराबर कर दो, दो भुजाएं और एक कोण कर दो, तीनों भुजाएं कर दो, तीनों कोण कर दो, ठीक है, एक कोण दो भुजा कर दो, है ना, दो भुजा एक कोण बराबर कर दो। अगर इस तरह से आपने नियमों का प्रयोग करके अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों सर्वांग सम हैं। इनके क्या क्या बराबर हैं? एक तो सभी अंग बराबर हैं। सभी अंग से क्या मतलब है? सभी अंग से क्या मतलब है भैया? चलो देखो बताता हूं। सभी अंग से मतलब है कि इनकी मीडियंस बराबर होगी और क्या बराबर होगा? सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी साइड्स बराबर होंगी, एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि कोण बराबर होंगे। ये क्या होता है? माध्यिकाएं, है ना। देखते जाओ, माध्यिकाएं। और क्या बराबर होगा? इसका लंब बराबर होगा, यानी कि जो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड। और माध्यिका हो गई बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, यानी जो भी चीज बनती है ना एक ट्राइंगल के अंदर, वो सब बराबर होंगी। कोण बराबर होगा, भुजाएं बराबर होगी, मीडियंस बराबर होगी, लंब बराबर होंगे, एंगल बाइसेक्टर बराबर होंगे, यानी एरिया बराबर होगा। ये लो, पेरीमीटर बराबर होगा। ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्षेत्रफल हो गया, ये आपका परिमाप हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी सभी चीजें जो भी ट्राइंगल में होगी सब बराबर होगी, सब कुछ बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को आपस में ढक भी लेंगे आराम से, ठीक है। चलो, कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई। अब हम बढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और इसमें क्या अंतर है, अब आपको पता चलेगा कि क्या अंतर है। तो देखो, ये तो आपकी चीज थी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सर्वांग समता में क्या होता था कि अगर इस ट्राइंगल का रूप एक जैसा नहीं होना, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर अगर मान लो 70 डिग्री है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर भी 70 डिग्री ही होगा ना, यहां पर 50 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां 60 है तो जरूरी नहीं है कि यहां पर 60 हो, यहां 70 हो सकता है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? यहां 60 50 और यहां पर क्या? यहां पे 60 है तो यहां पे 70 हो सकता है, यहां पे 50 हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखो ये तो मैंने एक जैसा बना दिया त्रिभुज, जरूरी नहीं है कि इनका रूप भी एक जैसा हो। रूप से मतलब समझ रहे हो? शेप थोड़ी सी अगर टेढ़ी भी होगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्वांग सम आपको सिद्ध करना है तो वो अपने आप ही सर्वांग सम हो जाएंगे, तो इनके अंग बराबर हो जाएंगे। लेकिन समरूप में क्या होता है? समरूप, सम प्लस रूप एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है? रूप तो इसमें भी सेम होने चाहिए, है ना, लेकिन मतलब एंगल इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बराबर होने चाहिए। लेकिन समरूप में क्या होगा कि आकार भले ही छोटा हो। देखो एक आपको बात बताता हूँ, आकार जैसे मान लो एक त्रिभुज तो होगा कि इतना सा बना दिया, और एक ऐसा का ऐसा त्रिभुज अगर मैंने बड़ा बना दिया ना, तो ये दोनों समरूप होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन इनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी, इनका अनुपात बराबर होगा। यानी आप समझ रहे हैं कि देखो ये एक जैसे दिखने चाहिए, इनकी फोटो एक जैसी होनी चाहिए, आकार छोटा बड़ा चलेगा लेकिन एक जैसे होने चाहिए, इसमें आकार भी बराबर होता है, ठीक है। ये अंतर है छोटे मोटे, अभी बताता हूं आपको। अब पढ़ेंगे अपन सिमिलैरिटी यानी समरूपता। इसको इक्विलिटी भी बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो नया टॉपिक डाल लीजिए, क्या है? सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता। देखिए समरूपता क्या होता है? समरूपता का मतलब ये होता है
कि जब भी दो त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होंगे समरूप, लेकिन पहले सुनो, समरूप अगर हो गए तो उनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मीडियंस का अनुपात बराबर होगा, इनके पेरीमीटर्स का अनुपात बराबर होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा, अनुपात, रेशो, ठीक है। और एक क्या चीज होती है, कुछ भी ले लो, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, सभी के अनुपात बराबर होंगे। जो फिक्स, जैसे मान लो कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है, तो वहां पर वो 7 सेंटीमीटर की नहीं होगी, इनका अनुपात बराबर होगा, ठीक है। यानी समझो, एक बात बताओ, दो ट्राइंगल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, इस तरह से ले रहा हूं, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला ले रहा हूं, और मैंने आपको कह दिया कि ये समरूप है। समरूप का साइन देख लो, समरूप का साइन केवल एक हल्का सा लहराता हुआ सांप, ठीक है। और सर्वांग समता क्या होता था, इसके नीचे बराबर और लगता था, ठीक है। बस इसमें इतना सा अंतर है कि ये समरूप हो गए। समरूप कैसे हैं, मैंने आपको बताया कि ये है 7, ये है 14, ध्यान से देखो ना, ये है आपकी 8, ये है आपकी 16, ठीक है। तो 7, 8, 15, 15 ले ले, 8 नहीं 15 नहीं 16, 16 ले ली, ठीक है। तो ये 16 ले ली, तो मैंने ये 32 ले ली। अब आप एक चीज देखो, अगर ये दोनों सर्वांग सम है, ओहो सॉरी समरूप है, क्या है, समरूप, सिमिलर है, तो देखो इनकी भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दिखेगा। संगत भुजाएं कैसे, मान लो मैं ये वाली भुजा ले रहा हूं, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात देखो, 7/14 बराबर होना चाहिए इस वाली का इस वाली से, यानी 8/16, और बराबर होना चाहिए इस वाली का इससे, यानी 16/32। तो क्या है, लग रहा है आपको, है, बिल्कुल है। देखो 7/14 करूंगा तो 1/2 आएगा, बराबर, इसका करूंगा तो 1/2 आएगा, बराबर, इसका करूंगा तो फिर भी 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बार बार सर्वांग समता याद आ रहा है, समरूप, इक्वल है, सिमिलर है, तो इनकी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक चीज बताई कि समरूप अगर कोई दो त्रिभुज हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। अब ये कैसे कैसे सिद्ध होगी, इसके भी नियम है, जिस तरह से सर्वांग समता में नियम थे, इसमें भी नियम है। देखो बताता हूं, इसके भी 3 नियम है। पहला नियम आप कह सकते हैं इसको ए, यानी कि कोण 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 ठीक है। चलो, दूसरा है एस, यानी कि वही भुजा कोण भुजा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी चलो, भुजा कोण भुजा, चलिए। और तीसरा होता है इसके अंदर भी एस, यानी 2 कोण और 1 भुजा। चलो, इसका मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल्स में, दो त्रिभुजों में अगर तीनों कोण मैंने बराबर बता दिए उनको, तो वे समरूप होंगे। अब समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का, संगत माध्यिकाओं का, संगत लंबों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है। चलो, अगर इस वाली नियम से करता हूं, किससे, भुजा कोण भुजा, तो 2 भुजाएं और 1 कोण मुझे बराबर करना पड़ेगा। अगर मैंने बराबर कर दिया तो वे समरूप हो जाएंगे, और अगर समरूप हो गए तो संगत भुजाएं, संगत माध्यिकाएं, संगत लंब केंद्र, ये सभी क्या होंगे, आपस में अनुपात बराबर करेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन इनके जो एरिया और पेरीमीटर है वो बराबर नहीं होंगे, उनका अनुपात बराबर होगा। उसमें क्या था, एरिया भी इक्वल हो रहे थे, पेरीमीटर भी इक्वल हो रहे थे, सब कुछ इक्वल हो रहा था, आपस में एक दूसरे को ढक भी रहे थे। ये आपस में एक दूसरे को ढकेंगे नहीं भैया, है ना, क्योंकि एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। आप खुद ही सोचो, अनुपात बराबर है, मान लो एक अगर 16 है तो दूसरी 32 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है, ठीक है ना, यानी अनुपात बराबर होना चाहिए। 1/2 है तो 1/2 ही होगा। चलो, ये आपको समझ में आ गया समरूपता के बारे में क्या था। अब आपको एक बात बताइए क्या, देखो देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो इनका क्या क्या बराबर होता है, एक बार एक ही साथ लिख देते हैं अपन, है ना, एक साथ लिख देते हैं। देखो, अगर मैंने मान लिया कि ABC कोई ट्राइंगल है, वो समरूप है ट्राइंगल DEF के, ठीक है। अब देखो, संगत भुजाओं को निकालने का मैं आपको तरीका बताऊं। अगर ये समरूप है ना, तो यहां से ले लो AB, वहां से ले लो DE, ध्यान से देखो, AB और DE, तो AB अपॉन DE, अनुपात ले रहा हूं ना मैं, AB अपॉन DE, अनुपात बराबर होगा। यहां से BC ले लो तो वहां से पीछे वाले EF ले लो, तो BC अपॉन EF, अनुपात बराबर होगा। अब यहां से देखो AC ले रहा हूं तो वहां से DF ले लो, ठीक है, AC अपॉन DF,
ठीक है, इस तरह से इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये थी इसकी एक बात। अब अगर मैं इन त्रिभुजों को पास में बना लेता हूं, देखो यहां पे बना रहा हूं मैं, इन त्रिभुजों को बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एक तो ABC वाला और एक बना रहा हूं मैं DEF वाला। ये लो, ये दो त्रिभुज थे अपने पास। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये तो है एंगल बाइसेक्टर इसका AD, एंगल बाइसेक्टर इसका है DEFG, DG मान लो एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पता है ना, जो एंगल को दो भागों में बांटे। ठीक है, एक यहां से मैंने मीडियन निकाली ABCD, अरे सॉरी, देखो एक काम करो, इसको PQR ले लो, वरना बहुत सारे वो हो जाएंगे, PQRS। तो ये हो गया ABCD, ये हो गई E। ठीक है, ये क्या थी, माध्यिका, तो इसमें एक माध्यिका आ जाएगी PQRST, ये लो T। और क्या होता है, और एल्टीट्यूड होता है, तो यहां से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला, यानी कि 90 डिग्री का डाला, DEF ले लो। और ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं 90 डिग्री डालता हूं बीच में, तो क्या हो जाएगा, TU हो जाएगा। तो लिखने का क्या मतलब था भैया, लिखने का मतलब ये था कि एक तो माध्यिका ले लो, क्या ले रहे हो, AE, तो यहां से AE माध्यिका जो है ना, उसका अनुपात भी बराबर होगा। यहां से माध्यिका अपन ने PT ले लिया है, ठीक है, माध्यिका का अनुपात भी बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर का भी बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर है इसके अंदर AD, इसके अंदर क्या है, एंगल बाइसेक्टर PS है, बराबर होगा। इसके अंदर एल्टीट्यूड क्या है, AF है, और इसके अंदर लंब क्या है, PU है। तो समझ में आ गया, कहने का क्या मतलब था कि जो जो कुछ भी होगा ना इसके अंदर संगत, उसका अनुपात बराबर होगा। कब, जब ये समरूप होंगे, जब ये सिमिलियर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि अनुपात बराबर होने चाहिए, होने चाहिए नहीं, अगर वो समरूप है तो होंगे ही। ठीक है, चलो ये आपको समझ में आ गया। अब क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दर्शाएगा, देखो अब आपने ये सब लिख लिया ना, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूं, अगर ये दोनों, अगर त्रिभुज जो है सर्वांग समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो इनके क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा, बताऊं क्या होगा, संगत जो भुजाएं हैं ना AB अपॉन DE, इसके स्क्वायर के अनुपात के, इसके अनुपात के स्क्वायर बराबर BC ले रहा हूं ना संगत, तो EF इनके अनुपात के स्क्वायर के बराबर। अब अगर AC ले रहा हूं तो DF लूंगा, इनके अनुपात के स्क्वायर के बराबर। और क्या क्या था, एक तो था AD, और इसमें क्या था, PQRS, PS था, है ना, उसका स्क्वायर। यानी ऐसे तरीके से मीडियन का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर के अनुपात क्या होंगे, इन दोनों ट्राइंगलों के क्षेत्रफलों के अनुपात होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछा जाएगा तो इनकी भुजाओं के, माध्यिकाओं के सबके स्क्वायर होंगे, अनुपात के स्क्वायर होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बात बताता हूं कि आपको क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, एरियाज के रेशो क्या होंगे, इनके स्क्वायर होंगे। ठीक है, अब अगर मान लो मैं एरिया की जगह, देखो क्या लिख रहा हूं, मेरा हाथ देखो, एरिया को मैंने मिटा दिया, पेरीमीटर लिख दिया। क्या लिख दिया, पेरीमीटर लिख दिया, परिमाप लिख दिया। तो यहां से स्क्वायर को हटाते चलो, बस ये इसमें अलग सा होता है। यानी अगर मैंने पेरीमीटर की बात की है तो इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, डायरेक्ट ही एक पावर आएगी। समझ में आया, एरिया का जो अनुपात होता है वो तो स्क्वायर होता है, भुजाओं के, माध्यिकाओं के, लंबों के। लेकिन अगर पेरीमीटर ले रहा हूं, परिमाप ले रहा हूं, तो परिमाप में ये सिंगल सिंगल घात आएगी। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर है, इज दैट क्लियर, आपको यहां तक क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने इतना जो समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे बात पूछता हूं कि जो क्षेत्रफल है ना, उनका अनुपात परिमाप के अनुपात से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है, तो वो बात अपन लिखते हैं। ये समझ में आ गया आपको, ये क्या था, परिमाप का था, पेरीमीटर। ठीक है, अब वही बात है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके एरियाज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। अब परिमाप में क्या सिस्टम है, तो मैंने यहां पे लिख दिया परिमाप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या क्या है, ये DEF है ना। क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं, बराबर नहीं होकर
इसका स्क्वायर होगा ना वो इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एबीसी जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भुजाओं और उसकी माध्यिकाओं के तो स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, अनुपातों के, परिमाप के भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं अकेला परिमाप बताऊं कि परिमापों का अनुपात क्या होता है, सिंगल सिंगल घाते चलती है, ए बी अपॉन बी सी, है ना, इस तरह से संगत चलता जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो मैं आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूं कि समरूपता और सर्वांग समता वर्सेस कैसे है। यानी कि जैसे आईपीएल मैच होते हैं ना, मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर, तो इस तरीके से त्रिभुज की सर्वांग समता बनाम समरूपता। ठीक है, वर्सेस। तो देखो इनमें अंतर क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं अपन एक बार, है ना। दोनों चीजें अपन ने अब पढ़ ली है। तो देखो मैं यहां लिख सकता हूं कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलरिटी। ठीक है, अब वर्सेस का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल, ये इतना छोटा तो मत बनाओ यार, इज्जत रखते हैं ट्राइंगल की, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अगर कोई ये ट्राइंगल है, सर्वांगसम है दूसरे ट्राइंगल के, अगर सर्वांगसम है तो क्या समरूप होंगे? अगर सर्वांगसम है तो हमेशा समरूप होंगे। हाँ जी होंगे, ट्रू बात है। ठीक है, ये ट्रू बात है। लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों त्रिभुज हैं, ये पास में खड़े हैं और समरूप है, समरूप दे रखा है, तो क्या हमेशा ही सर्वांगसम होंगे? हमेशा सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कारण भी है मेरे पास। सर्वांगसम कब होते हैं? जब सभी अंग बराबर हों। लेकिन भैया समरूप दे रखा है तो जरूरी थोड़ी है कि ये अंग इसके बराबर हों, अनुपात बराबर होता है ना। अगर ये 7 है तो ये 14 होगी, ये 8 है तो वो 16 होगी। ठीक है, तो सर्वांगसम तो होने से रहा, ये सर्वांगसम तो नहीं हो सकता भैया, है ना। ठीक है, यानी हमेशा अगर कोई सर्वांगसम है तो समरूप तो होगा, लेकिन समरूप है ना तो सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी सी बात दिमाग में रख लेना। ठीक है, और आपको एक बात बताऊं कि अगर सर्वांगसम है तो एरिया इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा, जी हाँ होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर समरूप है तो क्या एरिया इक्वल होगा? जी नहीं होगा। यानी अगर कहना चाहूं तो एरिया इक्वल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच आपको अंतर समझ में आ रहा है ना, कि सर्वांगसम जो होते हैं वो समरूप होते हैं, हाँ ठीक है होते हैं, लेकिन जो समरूप होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इनमें एरिया पेरीमीटर बराबर है तो इसमें एरिया और पेरीमीटर बराबर नहीं होगा, इसमें अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज लास्ट पढ़ते हैं, फिर इस वाले सेशन को भी अपन खत्म करते हैं। वो लास्ट चीज क्या है कि एक समद्विबाहु इससे रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल भी अलग है ना। देखो बीच बीच में क्या एक एक पॉइंट निकल के आ जाता है, और वो पॉइंट क्या जुड़ा हुआ होता है किससे? क्वेश्चन से। तो अपन पहले थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूं। देखो मान लो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। इसके अंदर ए बी बराबर ए सी बोल रहे हैं, ये है ना, क्या बोल रहे हैं? ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दे रखा है कि ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, तभी समद्विबाहु होगा ना। ये समद्विबाहु लिख भी दूं क्या मैं यहाँ पे? समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके अंदर मैंने आपको बात बताई कि यहां से मैंने एक लंब डाला, इस वाले शीर्ष से एक एल्टीट्यूड डाला ये, और इस वाले शीर्ष से एक एल्टीट्यूड डाला ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ना, बोल रखा है क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होगी, बराबर है, तो उनके यहां से अगर दो लंब निकलेंगे यानी एल्टीट्यूड निकलेंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो ये ए बी सी डी और ये ई, तो ये क्या है? देखो सी जो है ना, सी ई वो लंब है, यानी एल्टीट्यूड है ए बी पर, और जो बी डी है वो एल्टीट्यूड किस पर है? ए सी पर। ठीक है, ये चीज भी अपन को गिवन है कि एक एल्टीट्यूड डाले हुए हैं दो। तो सीधी सी बात है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है ना, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो सी है ना वो हमेशा बराबर होगा बी डी के, बी डी के, है ना। ठीक है, याद रख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें कि एल्टीट्यूड भी बराबर होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के। क्यों? क्योंकि अगर ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, यहां से डाले गए लंब भी बराबर हो जाएंगे। इसका एक प्रूफ होता है
समद्विभुज उससे, पाइथागोरस की थ्योरम से, लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं है ना। ये बहुत इजी सी चीज है कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर दे रखा है, अगर उसमें इस तरह से दो भुजाएं बराबर हैं और दोनों बराबर भुजाओं पर, देखो अब मेरी बात सुनो ना, इसको भूल जाओ। एक ट्राइंगल दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कह रखा है कि दो भुजाएं बराबर है। अब जो दो भुजाएं बराबर है ना, ध्यान से सुनो, जो दो भुजाएं बराबर है उस पर लंब डले हुए हैं, एल्टीट्यूड डले हुए हैं, दोनों बराबर भुजाओं पर अलग अलग डले हुए हैं, ठीक है। तो उन दोनों भुजाओं पर जो एल्टीट्यूड गिर रहे हैं ना, वो आपस में बराबर होंगे। बस इतनी सी चीज याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतनी सी चीज याद रख लेना कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं और उन बराबर भुजाओं के ऊपर दो क्या डली हुई है, एल्टीट्यूड डले हुए हैं, तो वे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब एक चीज छोटी सी और देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं आज, ठीक है। फिर अपन क्या है, कल से क्वेश्चन करेंगे अपन ट्राइंगल के, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर थ्योरी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो कल के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, बढ़िया से रिपीट करके आइएगा, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा इसको, जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है ना, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, काफी चीजें पढ़ाई हुई है, वो सारी आप रिपीट करके आइएगा, ठीक है। तो देखो एक चीज और पढ़ लो बस, कि एक ट्राइंगल है, मान लो ये वाला ABC, ठीक है। इसमें ये तीन, इसमें क्या डले हुए हैं, एल्टीट्यूड डले हुए हैं, ठीक है, ये रहे। तो इसको लिख सकता हूं DEF डले हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होगा ना ट्राइंगल का, देखो ये जो ट्राइंगल का परिमाप क्या होता है, AB + BC + AC, ट्राइंगल का परिमाप यही होता है, पेरीमीटर। वो हमेशा ज्यादा होगा इनके एल्टीट्यूड के योग से, यानी कि AD + BF + CE, ठीक है। ये चीज आप याद रख लेना। एक छोटी सी चीज और याद कर लेना कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, एल्टीट्यूड से। ये सभी 90 डिग्री है ना, एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक किसी भी ट्राइंगल में, ना ही समद्विबाहु ना ही समबाहु ना कुछ भी नहीं है ना, किसी भी त्रिभुज में अगर इसका परिमाप जो है ना, वो हमेशा ज्यादा किससे होगा, एल्टीट्यूड से, यानी कि लंबों से, ठीक है। जो लंब डलते हैं उनके योग से हमेशा ज्यादा होगा त्रिभुज का परिमाप। तो ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। चलो ये छोटी सी चीज और याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं पे भी। चलो बहुत बढ़िया चीज है। अब देखो इस सेशन को अपन रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी अच्छा लगा होगा, हमेशा की तरह। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आप इसको रिवाइज कीजिए, कल अपन करेंगे क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। देखेंगे अपन ने अभी तक जितना पढ़ा है, क्या वो गुणकारी है, क्या वो फल कर रहा है, क्वेश्चन अपने हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना, अपन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को अगर दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय।